बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ वैक्सीनेटर सीरीज का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर से पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप वैक्सीनेटर सीरीज के तमाम पार्ट्स देख सकेंगे और इसके अलावा जितने भी वैक्सीनेटर के पेपर्स हो चुके हैं वो तमाम के तमाम आपको उस लिंक में मिल जाएंगे। चलते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, सवाल नंबर 51 है। इससे पहले के 50 एमसीक्यूज 50 एमसीक्यूज साबका पार्ट्स में मौजूद हैं। नौजायदा बच्चे की माँ को कौन सी बीमारी हो तो BCG ना लगाएं। अगर नौजायदा बच्चे की माँ को तशन्नुज की बीमारी है तो BCG नहीं लगेगा। तशन्नुज बीमारी को अंग्रेजी में टेटनस कहा जाता है। तशन्नुज का इंजेक्शन तो हामला औरत को भी लगाया जा सकता है। तशन्नुज का टीका हामला औरत और बच्चे दोनों के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन BCG का इंजेक्शन आप नौजायदा बच्चे की माँ को नहीं लगाएंगे। नौजायदा बच्चे की माँ से मुराद ये है कि ऐसी खवातीन जिन्होंने अभी बच्चे को जन्म दिया हो, बच्चे के पैदा होते ही उन खवातीन को BCG नहीं लगेगी। आप ये इंजेक्शन बच्चे को तो लगाएंगे लेकिन खातून को ये इंजेक्शन या ये वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 52, हफाजती टीका कैसे बनाया जाता है? हफाजती टीका मुतलका बीमारी के जरासीमों से बनाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। हफाजती टीका मुर्दा या कमजोर जरासीम की एक छोटी सी मिकदार से बनाया जाता है। इन जरासीमों की मदद से दफाई निज़ाम, जिसे कुव्वत मुदाफ़त कहते हैं, इंग्लिश में इसे इम्यून सिस्टम कहा जाता है, बीमारियों के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ करना सिखाता है। हफाजती टीका आपके बच्चे को असल बीमारी से बचाने का एक महफूज तरीन तरीका है। क्वेश्चन नंबर 53, हफाजती टीका किस तरह दिया जाता है? हफाजती टीका मुंह के जरिए भी दिया जा सकता है। जो हफाजती इंजेक्शन है उसे मुंह के जरिए ओरल तरीके से भी पिलाया जा सकता है, सुई की मदद से इंजेक्ट भी किया जा सकता है और नाक के जरिए भी ये जिस्म में दाखिल किया जा सकता है। ज्यादातर हफाजती टीके बच्चों के बाजू के ऊपर वाले हिस्से में या टांग के ऊपर वाले हिस्से, जिसे रान कहा जाता है, वहां पर सुई की मदद से लगाया जाता है। चंद हफाजती दवाइयाँ हैं, चंद हफाजती टीके हैं जो बच्चों को मुंह के जरिए पिलाए जाते हैं और चंद टीके ऐसे भी हैं जो स्प्रे के जरिए बच्चों के नाक के जरिए जिस्म में दाखिल किए जाते हैं। स्प्रे का अमल नाक में कर दिया जाता है जिसके जरिए ये वैक्सीन, ये इंजेक्शन जिस्म में दाखिल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, हफाजती टीका लगाने के बाद बच्चे के जिस्म में क्या पैदा होता है? हफाजती टीका जैसे ही लगाया जाता है, जैसे ही वैक्सीनेशन का अमल होता है, तो जिस्म में एंटीबॉडीज पैदा होती हैं। हफाजती टीका लगाने से जिस्म में एंटीबॉडीज पैदा होती हैं जिससे इंसानी जिस्म में कुव्वत मुदाफ़त पैदा होती है और जिस बीमारी से मुतलका ये हफाजती टीका होता है उस बीमारी के जरासीम मुस्तकबिल में अगर जिस्म पर हमला आवर हो तो कुव्वत मुदाफ़त और एंटीबॉडीज फौरन उन्हें पहचान लेती हैं और उन जरासीम को मार देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, उसमें एक बीमारी मौजूद नहीं है लेकिन आप उस बीमारी की वैक्सीनेशन करवा लेते हैं तो फ्यूचर में अगर वो बीमारी हमला करेगी उस बच्चे पे तो जिस्म में ऑलरेडी एंटीबॉडीज मौजूद होंगी, वैक्सीनेशन की हुई होगी, तो वो जो वैक्सीन है वो उन जरासीमों को मार देगी और वो बीमारी जिस्म पर कब्जा नहीं कर सकेगी। क्वेश्चन नंबर 55, हफाजती टीका लगाने के बाद बच्चे में किस किस्म का रद्द अमल जाहिर होता है? जब हफाजती टीका या वैक्सीनेशन का अमल होता है तो उसके बाद बच्चे में चिड़चिड़ापन आ सकता है, मामूल से ज्यादा उसे नींद आ सकती है, हल्का सा बुखार भी हो सकता है। ये तमाम मामलात हो सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। याद रखें, ज्यादातर बच्चों को ये तमाम अलामात महसूस या जाहिर नहीं होती। बच्चे मामूल के मुताबिक खेलते हैं, मामूल के मुताबिक अपने तमाम काम करते हैं और ये मामलात जो हैं सिर्फ चंद जगहों पर, चंद बच्चों में ये मामलात जाहिर होते हैं। बाज़ जिस जगह पर सुई लगाई जाती है वहां पर दर्द होता है या वो जगह सुर्ख हो जाती है। ये तमाम अलामात चंद बच्चों में जाहिर होती हैं और ये रद्द अमल हफाजती टीका के 12 से 24 घंटे तक ख़त्म हो जाता है। आप दर्द कम करने के लिए या बुखार वगैरह के लिए वैक्सीनेटर या जो भी आपका मुतलका मुआलिज है, जो भी महकमा सेहत की टीम है, आप उससे मशवरा करके बुखार के लिए या पेन किलर वगैरह ले सकते हैं। मजीद आगे जाने से पहले व्यूवर्स, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आपको ई टेस्ट अकेडमी का पेपर्स को डिस्कस करने का तरीका पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में हमारी टीम की हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा।
इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में रिमेनिंग पार्ट्स के साथ साथ जितने भी करंट एंड पास्ट पेपर्स होंगे उन तमाम का नोटिफिकेशन अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, ई टेस्ट एकेडमी ने वैक्सीनेटर की इस मुकम्मल सीरीज को नोट्स की सूरत में, किताब की सूरत में तैयार कर लिया है। अगर आप अप टू डेट वैक्सीनेटर के ये नोट्स बजरिया डाक हासिल करना चाहते हैं तो ई टेस्ट एकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक मंगवाएं। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान में किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसके तहरीरी इम्तिहान या इंटरव्यू की तैयारी के लिए ई टेस्ट एकेडमी से नोट्स या किताब मंगवाना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। वो लिंक ई टेस्ट एकेडमी के स्टोर का, ऑनलाइन स्टोर का लिंक है। उस लिंक पर क्लिक करके आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करके भी बजरिया डाक नोट्स मंगवा सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, हिफाजती टीका लगाने के बाद किन सूरत हाल में वैक्सीनेटर या महकमा सेहत की टीमों से रब्ता करना चाहिए? वीवर्स यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है। अगर बुखार 104 फ़ारेनहाइट तक हो, 24 घंटे से ज्यादा वक्त गुजरने के बाद भी बच्चा रोने से बाज ना आए, बार बार रोए या उसकी तबीयत में चिड़चिड़ापन महसूस हो, या फिर सुई लगने वाली जगह पर सोज बढ़ जाए, या वो जगह जहां पर सुई लगाई गई है वहां पर सुर्ख निशानात जो हैं उनका एरिया बढ़ जाए, ये तमाम सूरत हाल हो तो आप महकमा सेहत की टीम से रब्ता कर सकते हैं या वैक्सीनेटर से रब्ता कर सकते हैं। इन तमाम वजूहात के अलावा बाज़ बच्चों में गनूदगी का मसला भी पैदा होता है। बाज़ बच्चे जो हैं वो रूटीन से ज़्यादा सोते हैं। ये तमाम वजूहात अगर हों या इनमें से कोई एक रद्द अमल या रिएक्शन आए तो फौरी तौर पर आप अपने मुतलका वैक्सीनेटर या महकमा सेहत की टीमों से रब्ता करें, ताकि जो भी रिएक्शन हो रहा है उसके रिएक्शन के लिए, उसके रिएक्शन को ख़त्म करने के लिए वो आपको मेडिसिन सजेस्ट कर सकें, ताकि इसका यहीं पर ही खात्मा हो सके। याद रखें, ये जो रिएक्शंस होते हैं ये बहुत कम होते हैं। हिफाजती टीका जितने भी लगाए जाते हैं इनके रिएक्शंस बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर हों तो फौरी तौर पर रब्ता करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 57, हिफाजती टीका लगवाने के कितनी देर तक हिफाजती टीका मरकज रुकना चाहिए? वीवर्स, जब इंजेक्शन लगवाया जाता है, कोई भी वैक्सीनेशन करवाई जाती है तो कोशिश करें कम से कम 15 से 20 मिनट तक वहां पर जरूर रुकें। यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है। हिफाजती टीका लगवाने के बाद आप मुतलका मरकज या क्लिनिक में 15 से 20 मिनट तक इंतजार करें। इसका फायदा ये होगा कि अगर हिफाजती टीका या वैक्सीन के बाद कोई एलर्जी या रिएक्शन का सामना हो तो फौरी उसका हल निकाला जा सके, जो भी उसकी ट्रीटमेंट है वो फौरी तौर पर की जा सके। अमूमन ये होता है कि अगर मरीज 15 से 20 मिनट तक तंदुरुस्त है तो उसे वैक्सीन या हिफाजती टीका का मनफी रद्द अमल का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाज़ औक़ात चंद केसेस में ये होता है कि जैसे ही वैक्सीन लगाई जाती है तो उसके 15-20 मिनट तक उसका रिएक्शन सामने आ जाता है। अगर रिएक्शन सामने ना आए तो आप अपने घर चले जाएं, और उसके बाद फिर भी कुछ रिएक्शंस आए, फॉर एग्जांपल जिस तरह चिड़चिड़ापन है या सांप का क्वेश्चन में आपको बताया है, तो आप दोबारा अपने वैक्सीनेटर से रब्ता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, कनपेड़ की कौन सी इलामात होती हैं? कनपेड़ में बुखार और थकन हो सकती है, सर दर्द या कान में दर्द हो सकता है, गले या गर्दन में सोजिश हो सकती है। ये तमाम ऑप्शंस जो है ये ठीक हैं, इसलिए ऑप्शन डी को हमने यहाँ पर टिक किया है। कनपेड़ को इंग्लिश में मम्प्स या ओरेनल्स कहते हैं। कनपेड़ बीमारी के इलाज में लापरवाही बरतने से गर्दन तोड़ बुखार, गर्दन और रीढ़ की हड्डियों में इन्फेक्शन, बहरापन और भांजपन जैसी बीमारियां लाहक हो सकती हैं। वीवर्स, कनपेड़ ऐसी बीमारी है जिसे अमूमन हम इग्नोर करते हैं, हम इस पर तवज्जो नहीं देते। अगर कनपेड़ हो जाएं तो हम ये समझते हैं कि ये खुद ही एक मखसूस टाइम पीरियड के बाद ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये देखें इसके नुकसानात कितने ज़्यादा हैं। इसलिए अगर फ्यूचर में खुदा न खास्ता किसी को ये बीमारी लाहक हो तो फौरी तौर पर इसका ट्रीटमेंट करवाएं, अपने मुआलिज से रब्ता करें, जो भी डॉक्टर मेडिसिन दे उसे रेगुलरली इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बीमारी ज़ाहिरन तो एक मामूली सी बीमारी है लेकिन इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर 59, जिन बच्चों की कोई एक खुराक भी रहती हो उसे क्या कहते हैं? ऐसे बच्चे जिनकी एक खुराक रह जाए उसे डिफाल्टर कहा जाता है। वीवर्स, ये जो टर्म्स हैं ये वैक्सीनेशन डिपार्टमेंट की टर्म्स हैं, महकमा हेल्थ की टर्म्स हैं। अगर कोई बच्चा है, फॉर एग्जांपल उसे 3 डोज लगनी थी, उसे 2 डोज लग गई हैं या उसकी 1 डोज रह गई है, या फॉर एग्जांपल उसकी 3 डोज में से 1 डोज लगी है और 2 डोज उसकी रहती हैं, कोई एक कम से कम उसकी वैक्सीन की जो खुराक है वो मिसिंग है,
तो उसे जो रजिस्टर पे एंट्री की जाएगी तो उसकी एंट्री एज अ डिफाल्टर की जाएगी। ये जो मालूमात है हर वैक्सीनेटर को मालूम होनी चाहिए कि किस किस इलाका में कितने डिफाल्टर्स मौजूद हैं, और इसकी एक परसेंटेज है, एक रेशो है, आई थिंक उसकी रेशो 10% है। किसी भी इलाका में किसी भी वैक्सीनेटर के 10% से ज़्यादा डिफाल्टर केसेस नहीं होने चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड है। अगर इससे ज़्यादा होंगे तो उस वैक्सीनेटर को एक्सप्लेनेशन दी जा सकती है या उसके खिलाफ महकमा सेहत की तरफ से कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए कोशिश करें डिफाल्टर्स की तादाद कम से कम हो। इससे आपकी जॉब जो है वो भी सिक्योर रहेगी, और इसके साथ साथ बहुत से लोग जो हैं, बहुत से बच्चे जो हैं वो वैक्सीनेशन के अमल से गुजर सकेंगे और उनकी सेहत बेहतर रह सकेगी। क्वेश्चन नंबर 60। अकरम ने कुल नंबरों 850 में से 557 नंबर हासिल किए, फीसद में नंबर्स बताएं। व्यूअर्स, ये ऐसा क्वेश्चन है बहुत से पेपर्स में, वैक्सीनेटर के पेपर से हटकर भी कई पेपर्स में रिपीट हुआ है। यहाँ पर जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है, 65% इसका जवाब होगा। लेकिन इसे आप शॉर्ट डिटेल में देखें तो 65.53 65.53% इसका सही जवाब होगा। ये जो प्रोसीजर है शॉर्ट डिटेल में दिया गया है, इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। उर्दू में इसलिए यहाँ पर नहीं रखा क्योंकि अमूमन ये क्वेश्चन पेपर्स में इंग्लिश में आता है, तो इंग्लिश में हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। वैक्सीनेटर के पेपर्स के अलावा भी आपके काम आ सकेगा। आपको फिर दोबारा बताया जा रहा है कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके आने वाले वैक्सीनेटर के पेपर्स में उम्मीद है बल्कि 99.9% इस तरह का क्वेश्चन लाजमी रिपीट होगा, इसलिए इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मजीद आगे जाने से पहले व्यूअर्स नोट कर लें, ये तमाम के तमाम सवाल जो हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं या आने वाली सीरीज में डिस्कस करेंगे, ये तमाम ई टेस्ट वेबसाइट पर अपलोड किए जा चुके हैं। आपने गूगल में जाना है, वहां पर ई टेस्ट लिख कर सर्च करना है, आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी। इसे ओपन करें और इसमें वैक्सीनेटर या मेडिकल एमसीक्यूज के टैब में आपको ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस, तमाम के तमाम एमसीक्यूज मिल जाएंगे और मुकम्मल तफसील के साथ मिलेंगे। याद रखें, ई टेस्ट वेबसाइट पर सिर्फ और सिर्फ करंट एंड पास्ट पेपर्स ही अपलोड किए जाते हैं, और जितना भी डाटा हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर आपको मिलेगा वो 100% सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 61। कौन सी गैस एक जहरीली भूरे रंग की गैस है? व्यूअर्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऐसी गैस है जो कि एक जहरीली भूरे रंग की गैस है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक सुर्खी माइल भूरे रंग की गैस होती है। ये गैस नाइट्रिक एसिड की तैयारी के दौरान बनती है। इस गैस का नुक्ता इंजमात -11 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बहुत से पेपर्स में इसका रंग पूछा गया है, बहुत से पेपर्स में ये पूछा गया है कि ये किस तरह से हासिल होती है। बहुत से पेपर्स में इस गैस का नुक्ता इंजमात पूछा गया है, वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पर डिस्कस करना, लिखना हम भूल गए हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फार्मूला जरूर याद कर लीजिएगा, ये फार्मूला भी कई पेपर्स में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 62। जिन अशिया में से रोशनी नहीं गुजर सकती उन्हें क्या कहते हैं? ऐसी अशिया या ऐसे अजसाम जिनमें से रोशनी नहीं गुजर सकती उन्हें गैर शफाफ कहा जाता है। अशिया या अजसाम तीन तरह के होते हैं, जिनमें शफाफ, नीम शफाफ और गैर शफाफ शामिल हैं। तीनों की डेफिनेशन याद कर लें, आने वाले पेपर्स में कोई भी डेफिनेशन रिपीट हो सकती है। शफाफ अशिया या शफाफ अजसाम ऐसे अजसाम होते हैं जिनमें से रोशनी आसानी से गुजर सके, उन्हें शफाफ अशिया या शफाफ अजसाम कहते हैं। मिसाल के तौर पर पानी है, हवा है, गिलास है, इनमें से रोशनी आसानी से आर पार गुजर सकती है, ये तमाम शफाफ में काउंट होंगे। इसके अलावा जो नीम शफाफ है वो ऐसी अशिया हैं जिनमें थोड़ी थोड़ी रोशनी गुजर सकती है, जुज़वी तौर पर रोशनी गुजर सकती है, उन्हें नीम शफाफ अजसाम या अशिया कहते हैं। और तीसरे नंबर पर गैर शफाफ अजसाम या गैर शफाफ अशिया हैं। ये ऐसे अजसाम या ऐसी अशिया होती हैं जिनमें से रोशनी नहीं गुजर सकती। ये तमाम डेफिनेशंस और एग्जांपल्स याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 63। मंदरजा झेल में से कौन सी जानदारों की साख्त और फेल की इकाई है? खुलिया जानदारों की साख्त और फेल की इकाई कहलाता है। वीवर, सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि खुलिया होता क्या है। एक मिसाल है आपके सामने लिखी भी हुई है, ये आप लोगों को समझाने के लिए है। मिसाल के तौर पर एक मकान ईंटों से बनाया जाता है, एक घर है जिसे आप ईंटों से बनाते हैं, ईंट मकान की बुनियादी इकाई कहलाएगी क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ईंटें इस्तेमाल हुई हैं और बुनियादी तौर पर जो जुज है मकान बनाने का वो ईंट है, इसलिए ईंट उस मकान का बुनियादी इकाई कहलाएगा।
इसी तरह इंसान और तमाम जानदार खुलियों से मिलकर बनते हैं और खुलिया जानदारों की साख्त और फेल की इकाई है। आपके सामने एक डायग्राम दिखाई गई है, ये खुलिये की डायग्राम है। एक खुलिये में बहुत सी चीजें होती हैं जिनमें साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, खुलियाई झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, ये तमाम चीजें जो है ये खुलिये के हिस्से हैं, इनको भी याद कर लें। लेकिन अमूमन पेपर्स में सिर्फ इकाई ही पूछी गई है जो कि खुलिया है। क्वेश्चन नंबर 64, ILR का दर्जा हरारत दिन में कितनी बार चेक किया जाता है? ILR का दर्जा हरारत दिन में एक बार चेक किया जाता है। ILR स्टैंड्स फॉर आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर। ये ऐसा रेफ्रिजरेटर होता है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 सेंटीग्रेड तक रहता है। इसका जो टेम्परेचर है, थर्मोस्टेट है, वो 0 सेंटीग्रेड से 8 सेंटीग्रेड के दरमियान रखी जाती है। ये रेफ्रिजरेटर ऐसा होता है जो वैक्सीन को जमाता नहीं है, फ्रीज नहीं करता, सिर्फ उसे कूलिंग प्रोवाइड करता है, वैक्सीन को ठंडा रखता है। क्योंकि अगर वैक्सीन जम जाएगी तो तब भी वो ख़राब है, ख़राब होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। अगर वो वैक्सीन मुनासिब दर्जा हरारत पर नहीं रखी जाती, उसको ज़्यादा हीट मिलती है, ज़्यादा हरारत मिलती है, तो तब भी वैक्सीन ख़राब हो जाती है। वैक्सीन का बुनियादी मकसद ये होता है कि वैक्सीन को ठंडा रखा जाए, ना कि उसे जमाया जाए या उसे पिघलाया जाए। क्वेश्चन नंबर 65, पोलियो कैसे फैलता है? पोलियो वायरस से फैलता है। पोलियो एक वायरल बीमारी है, वायरल इन्फेक्शन है। पोलियो, हेपेटाइटिस बी, खसरा, ये तीनों ऐसी बीमारियां हैं जो कि वायरस से फैलती हैं। बहुत से पेपर्स में वायरस से फैलने वाली बीमारी और बहुत से पेपर्स में बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारियां पूछी गई हैं। ये दोनों क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको शॉर्ट डिटेल में वायरस से फैलने वाली बीमारियां बता दी गई हैं। आगे के किसी क्वेश्चन में आपको बैक्टीरिया से फैलने वाली तमाम बीमारियां भी बता दी जाएंगी, उन्हें भी याद कर लीजिएगा। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि आने वाले पेपर में 100% चांसेस हैं कि रिपीट होगा। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ जाने से पहले व्यूअर्स नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च की हुई है। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर में जाएं, वहां पर ई टेस्ट लिखकर सर्च करें। आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप आएगी, इसे डाउनलोड करें और किसी भी पेपर की, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के तहरीरी इम्तिहान की, इंटरव्यू की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। जैसे ही आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, हमारी इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग जरूर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 66, पैदाइश से पहले बच्चों की बीमारी का बचाव कैसे किया जाता है? पैदाइश से पहले बच्चों की बीमारी का बचाव जो है वो नाड़ू के जरिए किया जाता है। बच्चों को नाड़ू के जरिए मेडिसिन या वैक्सीन दी जा सकती है। ऐसी खवातीन जिनके हफ्जाने सेहत के मामलात हों, इस सूरत में अमूमन नाड़ू के जरिए क्लोरोहेक्साडीन इस्तेमाल करवाई जाती है। ये अमल माँ के पेट में बच्चे को हड्डियों के इन्फेक्शन से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। व्यूअर्स, ये जो नाड़ू है, बहुत से पेपर्स में इसकी मेडिकली टर्म पूछी गई है। इसे मेडिकल टर्म में एम्ब्लाइकल कॉर्ड कहा जाता है। ये एम्ब्लाइकल कॉर्ड जो है ये आगे प्लेसेंटा के साथ जुड़ा होता है और प्लेसेंटा से ही बच्चा अपनी तमाम खुराक का, ग़िज़ाइयत का अमल पूरा करता है। मजीद आगे की किसी वीडियो में एम्ब्लाइकल कॉर्ड और ये तमाम प्रोसीजर हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर EMT एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की सीरीज देखी है तो उसमें इन तमाम चीज़ों को डिटेल के साथ ब्रीफ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 67, बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद कितनी हिफाजती वैक्सीन लगाई जाती हैं? बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद 3 किस्म की हिफाजती वैक्सीन दी जाती हैं, जिनमें BCG, पोलियो और हेपाटाइटिस शामिल है। व्यूअर्स, बहुत से पेपर्स में ये टाइप्स पूछी गई हैं, ये एग्जाम के नाम पूछे गए हैं और बहुत से पेपर्स में नंबर ऑफ वैक्सीन पूछी गई हैं जो कि 3 हैं और इन 3 वैक्सीन के नाम आपके सामने शॉर्ट डिटेल में दिए गए हैं। इन्हें भी याद कर लें, पेपर से हटकर भी रोजमर्रा की जिंदगी में बार बार आपके काम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 68, किसी इलाका में कम से कम कितने बच्चे मुतासिर हों तो खून का नमूना अदारा सेहत इस्लामाबाद को भिजवाना जरूरी है? अगर किसी इलाका में कम से कम एक बच्चा मुतासिर पाया गया है तो फौरी तौर पर उसके खून के नमूने और इसके अलावा जो दीगर नमूना जात हैं वो मुतलका सेहत का, जो इस्लामाबाद सेहत का जो ऑफिस है उसमें आप भिजवाएंगे। बैनुल अक़वामी अदारा सेहत की जानिब से ये हदायत हैं कि अगर किसी इलाका में एक बच्चा भी मुतासिर है तो फौरी तौर पर उसके खून के
और दीगर नमूना जात मुल्की सतह पर कायम हफाजती सेंटर भिजवाए जाएं। पाकिस्तान में जो मुल्की सतह पर हफाजती सेंटर कायम है वो इस्लामाबाद में मौजूद है। तमाम सैंपल्स हम वहाँ पर भिजवाएंगे। आपने अमूमन देखा होगा अगर किसी इलाका में खुदा ना खास्ता पोलियो का एक बच्चा भी मुतासिर हो तो उस तमाम इलाका को सील कर दिया जाता है और मुकम्मल तौर पर वहाँ पर चेकिंग की जाती है। उस बच्चे के साथ साथ बहुत से दूसरे बच्चों के सैंपल्स भी अदारा सेहत इस्लामाबाद भिजवाए जाते हैं ताकि अगर खुदा न खास्ता वो वायरस फैल गया है या एक बच्चे के अलावा भी किसी में मौजूद है तो फौरी तौर पर उसे डायग्नोस किया जा सके और जो भी हिकमत अमली है उस पर अमल किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 69, वैक्सीन कैरियर किस मटेरियल का बना होता है? वैक्सीन कैरियर ऐसे मटेरियल का बना होता है जो बाहर की हरारत को अंदर ना आने दे। वैक्सीन कैरियर का बुनियादी तौर पर मकसद यही होता है कि वो वैक्सीन तक गर्मी या हरारत को ना पहुंचने दे। इसमें इस तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है कि जो बाहर की हरारत है वो अंदर के टेम्परेचर पर असर अंदाज ना हो। जो अंदर का कैरियर के अंदर का टेम्परेचर है वो ज्यादा से ज्यादा देर तक कांस्टेंट रह सके। क्वेश्चन नंबर 70, पाकिस्तान में हिफाजती टीकों की तोसी प्रोग्राम को कितने साल हो चुके हैं? पाकिस्तान में हिफाजती टीकों के तोसी प्रोग्राम को तकरीबन 45 साल के लगभग का अरसा गुजर चुका है। तोसी प्रोग्राम बराए हिफाजती टीका जात को अंग्रेजी में EPI कहा जाता है। EPI का आगाज 1978 में हुआ। अगर आप इसे काउंट करेंगे तकरीबन 45 ईयर्स बनते हैं। ये 45 साल का अरसा हमने 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया है। आने वाले वक्त में आज से 10 साल के बाद अगर आप इस वीडियो को देखें तो 2023 में मजीद 10 साल ऐड कर लीजिएगा, उतने साल आपके बनेंगे और पेपर में भी आपने उन्हीं सालों के पॉइंट ऑफ व्यू से टिक करना है। और इस क्वेश्चन को याद करने का आसान तरीका ये है कि आप 1978 का साल याद कर लें। 1978 में इस EPI प्रोग्राम को पहली बार शुरू किया गया था और वहां से आप काउंट करते जाएं। चाहे ये क्वेश्चन आज से 20 साल के बाद भी आए तो आपने 1978 से काउंटिंग करनी है। जो भी करेक्ट आंसर होगा वो आपके सामने आ जाएगा। व्यूअर्स यहाँ पर नोट कर लें, अगर आप मुलाजमत के तहरीरी इम्तिहान या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने आप को रोजाना की बुनियाद पर अप टू डेट रखें। आपके सामने E-टेस्ट फेसबुक पेज, E-टेस्ट इंस्टाग्राम, E-टेस्ट ट्विटर के लिंक्स मौजूद हैं। इन तीनों को आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप अपने आप को रोजाना की बुनियाद पर अप टू डेट रख सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 71, इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय पैंक्रियास। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। व्यूअर्स ये जो इंसुलिन है इसका बुनियादी तौर पर मकसद जिस्म में ग्लूकोज का लेवल बरकरार रखना है। ग्लूकोज का जो लेवल है उसे कंट्रोल करना है ताकि उस मुकर्ररा लेवल से शुगर या ग्लूकोज ना बढ़े ना कम हो। इसके अलावा नोट कर लें बहुत से पेपर्स में इसकी डिस्कवरी का पूछा गया है। इंसुलिन को पहली बार सर फ्रेडरिक जी बेंटन ने डिस्कवर किया था, दरियाफ्त किया था। क्वेश्चन नंबर 72, पोटाशियम नाइट्रेट इज यूज्ड इन। पोटाशियम नाइट्रेट जो है ये मेडिसिन में इस्तेमाल होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। पोटाशियम अमूमन जो है ये छोटे जख्मों में या दांतों का जो हसासपन है उनकी मेडिसिन में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा भी कई इसके यूजेज हैं लेकिन मेन यूज जो है वो ये दो हैं जो आपको बता दिए गए हैं। इसके अलावा इसका जो केमिकल फार्मूला है पोटाशियम नाइट्रेट का KNO3, ये भी याद कर लीजिएगा। कई पेपर्स में ये भी रिपीट हुआ है और आने वाले पेपर्स में हो सकता है दोबारा रिपीट हो। क्वेश्चन नंबर 73, कंप्लीट दी सीरीज। यहाँ पर सीरीज को आपने कंप्लीट करना है BCEFIJNO। पूछा ये गया है कि इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन ए TU आएगा, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये रेज होता है कि TU किस तरह से आएगा। व्यूअर्स TU यहाँ पर एक सीक्वेंस में आ रहा है। आप देखें BC के बाद D को छोड़ दिया है, उसके बाद EF आ गया है, यानी कि BC के बाद एक लेटर छोड़ा है और EF के बाद 2 लेटर्स छोड़ के IJ लिखा है। IJ के बाद फिर 3 लेटर्स छोड़ के NO लिखा है। NO के बाद 4 लेटर्स छोड़ के TU लिखा गया है। इट मीन्स पहली बार आपने एक लेटर को स्किप करना है, दूसरी बार आपने 2 को करना है, तीसरी बार आपने 3 को, फिर 4 को। अगर आप इससे आगे भी सीरीज लेकर जाना चाहें तो आप TU के बाद 5 लेटर्स स्किप कर दें, उसके बाद ये सीरीज फिर कंटिन्यू हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको इस सीक्वेंस का, इस सीरीज को सॉल्व करने का तरीका समझ आ गया होगा। शॉर्ट डिटेल में भी लिखा हुआ है। फिर भी किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। फौरी तौर पर आपके कमेंट्स का रिप्लाई किया जाएगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 74, फाइंड आउट द ऑड वन आउट। यहाँ पर 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ऐसा है जो बाकी 3 से डिफरेंट है,
यहाँ पर ऑप्शन बी जो है बाकी 3 ऑप्शन से डिफरेंट है। किस तरह से? यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो फीदर है, सेकंड जो है वो ग्रास है, तीसरा वुल है और चौथा हेयर है। यहाँ पर वुल, फीदर और ग्रास ये जानवरों की जिस्म पर, जानवरों की बॉडीज पर उगने वाले बाल हैं, इसे बाल कह लें या पर कह लें। जबकि ग्रास जो है ये एक पौधा है, जैसा कि आप जानते हैं, जिसे उर्दू में घास कहा जाता है। घास बाकी तीनों ऑप्शन से डिफरेंट है। ये क्वेश्चन तकरीबन 99% पेपर्स में रिपीट होता है, सिर्फ इसमें वैल्यूज चेंज होती हैं, लेकिन सेम क्वेश्चन है, नेचर इसकी सेम है। वहां पर भी आपने 3 चीजें छोड़कर चौथी जो ऑड वन आउट है, एक चीज जो है बाकी तीनों से डिफरेंट है, वो आपने फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस लाजमी करें। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में तो आम सा है, लेकिन अमूमन 99% पेपर्स में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज? यहाँ पर वायरल डिजीज जो है वो मीजल्स है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। मीजल्स को उर्दू में खसरा कहा जाता है। इसके अलावा अदर जो वायरल डिजीजेज हैं उनके नाम भी याद कर लें, बहुत से पेपर्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। वायरल डिजीजेज की एग्जांपल्स में चिकन पॉक्स है, कोविड-19 है, हेपेटाइटिस है, फ्लू है, मीजल्स है, मम्प्स है, पोलियो वगैरह। ये तमाम ऐसी बीमारियां हैं जो कि वायरल डिजीजेज में आती हैं। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वैक्सीनेटर सीरीज के पार्ट 4 के साथ दोबारा हाजिर होंगे और हमारी पूरी कोशिश है इस मुकम्मल सीरीज को हम इसी तरह मुकम्मल वजाहत के साथ डिस्कस करें ताकि आपको फ्यूचर में किसी किस्म की बुक परचेज ना करनी पड़े। ये सीरीज एक यूनिक सीरीज है। इस सीरीज में जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी, ये इन्फॉर्मेशन आपको पूरे पाकिस्तान की किसी भी किताब में नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत से पेपर्स को, बहुत सी बुक्स को हमने सम अप करके ये सीरीज तैयार की है। इसके साथ ही हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स के साथ, लेटेस्ट रिमेनिंग सीरीज के पार्ट्स के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।